बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तिलबा, मैं रईस इकबाल पंजाब कॉलेज कबीरवाला से आपसे मुखातिब हूँ। मेरा कल का लेक्चर खुलासे के नुकात पर मबनी था। मैंने उस लेक्चर में आपको ना सिर्फ हिस्सा नसर साल दोम के नंबरों की तकसीम से आगाह किया, बल्कि साथ साथ आपको ये भी बताया कि एक बेहतरीन खुलासा लिखने के लिए कि जो तकनीक के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त हो और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल किए जा सकें, वो किस अंदाज में लिखना है। एक तरतीब के साथ नुकात की मदद से मैंने आपको ये बताया कि अगर आप इन नुकात को फॉलो करें और इनकी मदद से एक खुलासा तैयार करें तो आप ना सिर्फ एक शानदार खुलासा लिख सकते हैं, बल्कि आप इम्तिहान के अंदर अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं। मेरा आज का लेक्चर बाकायदा हिस्सा नसर के एक सबक के खुलासे की तरफ है। यानी आज हम हिस्सा नसर का एक सबक जो कि दरसी किताब का दूसरा सबक है, उसका खुलासा कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि ये वो सबक है कि जो काफ़ी ज़्यादा तवील है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि खुलासा लिखने का सही अंदाज़ ये है कि आप किसी भी सबक का 1/3 हिस्सा लिखेंगे, लेकिन इम्तिहानी नुक्ता निगाह से ये कहा जाता है, तलबा को हम ये बताते हैं कि आपका किसी भी सबक का खुलासा 2 सफ़े से कम ना हो और 3 सफ़े से ज़्यादा ना हो। तश्कील पाकिस्तान चूँकि एक तवील सबक है तो इसका खुलासा 2.5 से 3 सफ़े पर मुश्तमिल होना चाहिए। यानी आपने पूरा सबक 2.5 से 3 सफ़े के दरमियान मुकम्मल करना है। तरतीब को भी मलहूज़ खातिर रखना है और साथ साथ आपने उसके अंदर इब्तदा से लेकर आखिर तक सारे अहम वाक़यात को बयान करना है। तो आज हम तश्कील पाकिस्तान के अहम नुकात को बयान करेंगे। इससे ना सिर्फ हमें ये पता चल जाएगा कि इस सबक के अंदर कौन कौन से अहम मकामात हैं, कौन कौन सी अहम बातें हैं, साथ साथ सियाक़ो सबाक़ के हवाले से भी अच्छी रहनुमाई मिल जाएगी, उसकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ सियाक़ो सबाक़ के अंदर हमें ये शनाख्त करना होता है कि पैराग्राफ किस हिस्से से आया है। तो मैंने यहाँ पर तश्कील पाकिस्तान के तमाम नुकात तरतीब के साथ मुकम्मल तौर पर लिख दिए हैं। ये सिर्फ खुलासे में आपको काम नहीं आएंगे, बल्कि साथ साथ आपको जब आप सियाक़ो सबाक़ का सवाल लिखेंगे, जब आपने सियाक़ो सबाक़ लिखना है तो उससे पहले और उसके बाद क्या वाक़यात पेश आ रहे हैं, उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी। तो तश्कील पाकिस्तान का खुलासा लिखने के लिए आप इस तरतीब को मलहूज़ खातिर रखेंगे। आप हर सफ़े पर अगर 3 से 4 पैराग्राफ बनाते हैं और यहाँ पर जो मेरे नुकात हैं इनकी 3-3, 4-4 लाइनें ही लिखते चले जाते हैं, तो तश्कील पाकिस्तान का एक बेहतरीन खुलासा आप लिख सकते हैं। आप सबसे पहले जब खुलासे की इब्तदा करेंगे तो इब्तदा के अंदर, क्योंकि ये सवाल 10 नंबर पर मुश्तमिल होता है, 9 नंबर का खुलासा है और 1 नंबर मुसन्निफ़ का नाम लिखना होता है। तो मुसन्निफ़ के नाम के बाद आप मुसन्निफ़ का तारुफ नहीं लिखेंगे, बल्कि खुलासे की इब्तदा में आप इस अंदाज में शुरू करेंगे कि मुसन्निफ़ बयान करता है या इस सबक के अंदर मुसन्निफ़ ये कहता है, और वहाँ से आप बाकायदा एक खुलासे का आगाज़ कर देंगे। अपने अल्फाज में आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन बातें वही होनी चाहिए जो कि आपकी निसाबी किताब के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले जब तश्कील पाकिस्तान सबक का हम आगाज़ करते हैं, ये एक पूरी कहानी है जो कि 1707 से लेकर 1947 के दरमियान के जितने भी वाक़यात हैं, मुसलमानों का उतार चढ़ाव है, 1857 की जंग आज़ादी है, मुस्लिम रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, तो उन सब का अहाता इसके अंदर मौजूद है। सबसे पहला नुक्ता जो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी हम जब खुलासा शुरू करेंगे तो यहाँ से उसकी इब्तदा करेंगे, यानी बरे सगीर पाको हिंद मुसलमानों का शानदार दौर हुकूमत। जब हमारा ये सबक शुरू होता है तश्कील पाकिस्तान, तो सबसे पहले इब्तदा में मुसन्निफ़ ये बयान करता है कि 1707 के बाद मुसलमानों का ज़वाल शुरू हो गया। यानी मुसलमानों का जो शानदार दौर हुकूमत था वो 1707 तक था। आखिरी जो मुग़ल बादशाह था, जो बहादुर शाह ज़फ़र 1857 जिसकी हुकूमत के अख्ताम हुआ, उससे पहले 1707 से लेकर 1857 तक दरमियान में जितने भी शहजादे हैं, जितने भी बादशाह हैं, वो बराए नाम थे, क्योंकि अंग्रेज़ 1803 को दिल्ली में दाखिल हो चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की गलतियों को देखकर और इनकी नाअहली को देखकर वो मुकम्मल तौर पर दिल्ली पर और हिंदुस्तान के तख्त पर काबिज होने का ख्वाब देख चुके थे। 1857 में उन्होंने उस ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोका और उसके बाद मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान के स्याह सफ़ेद के बादशाह बन बैठे। तो आप सबसे पहले जो यहाँ पर लिखेंगे, जो कि आपकी किताब के अंदर भी मौजूद है, कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जो शानदार दौर हुकूमत है
वो कब तक का मौजूद था। मुख्तसर आप ये बयान करेंगे कि 1707 यानी औरंगज़ेब आलमगीर से पहले मुसलमानों का दौर हुकूमत शानदार था। जैसे ही 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल हुआ, उसके बाद मुसलमानों की हुक्मरानी का सूरज गरूब होना शुरू हो गया। नाअहल हुक्मरान साज़िशी वहाँ पर शहजादे आ गए, जिन्होंने हसूल इक़्तिदार की खातिर जंगें लड़ी, एक दूसरे का खून किया, नाअहली और ऐश परस्ती में पड़ गए। और 1707 से लेकर 1857 तक आते आते मुसलमान अपना इक़्तिदार मुकम्मल तौर पर इख्तिताम की तरफ लेके जा चुके थे और ज़वाल का शिकार हो चुके थे। 1707 से लेकर 1857 के दरमियान का जो 150 साल का अरसा है, उसमें बहुत सारे मुसलमान रहनुमाओं ने मुसलमानों को उस अताब से निकालने की भरपूर कोशिश की। अवाम जो कि उस वक्त पिसी हुई थी और हालात उनके काफ़ी दिगुर्गों थे, ख़राब थे, तो उनमें जो हमारे मजहबी रहनुमा थे उन्होंने भी भरपूर कोशिशें की, और साथ जो जिद्दत पसंद रहनुमा थे उन्होंने भी 1857 के बाद अपनी कोशिशों को जारी रखा। यानी 1707 के बाद जो अहम रहनुमा इसके अंदर हमें नज़र आते हैं, उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम सैयद अहमद बरेलवी का है। सैयद अहमद बरेलवी मुसलमानों के वो एक मजहबी रहनुमा थे कि जिन्होंने अमली जिहाद किया और बालाकोट के मकाम पर जामे शहादत नोश किया 1816 से लेकर 1831 तक। लेकिन यहाँ भी मोहम्मद सैयद अहमद बरेलवी की शहादत के पीछे मुसलमानों की गफलत थी, मुसलमानों की गद्दारी थी, जिसकी वजह से उन्हें जामे शहादत नोश करना पड़ा। आप मुख्तसर सैयद अहमद बरेलवी के बारे में बयान करेंगे, यानी मजहबी रहनुमाओं का एक पैराग्राफ आप इस खुलासे के अंदर बयान करेंगे, जिसके अंदर सैयद अहमद बरेलवी, शाह वलीउल्लाह और शाह इस्माइल की मजहबी खिदमात को आप बयान करेंगे। यानी मुसलमान जिनके अंदर तो हम परस्ती हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जो कि बहुत सारी रस्मों का, नाजायज़ रस्मों का शिकार हो चुके थे, जिनका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं था, बल्कि यहाँ तक कि हिंदुओं और मुसलमानों में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था। तो इन तीन रहनुमाओं ने मुसलमानों को उस मजहबी हालत से निकालने की, गिरावट से निकालने की भरपूर कोशिश की। एक पैराग्राफ यानी मुसलमानों के ज़वाल, उससे पहले के वाक़यात पर एक पैराग्राफ लिखने के बाद दूसरा पैराग्राफ आपका मजहबी रहनुमाओं की कोशिशों के ऊपर मुश्तमिल होगा। बात कहानी तश्कील पाकिस्तान में आगे बढ़ती है और 1857 की जंग आज़ादी पेश आती है कि जिसके अंदर हिंदुस्तान की सारी कौमों ने, जिसमें मुसलमान भी शामिल थे, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, जिसमें दूसरी कौमें भी शामिल थी, उन्होंने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मार्का लड़ा, एक जंग लड़ी। कोशिश ये थी कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त अंग्रेज़ जो थे वो हिंदुस्तान में अपना पाँव बड़ा मजबूती के साथ जमा चुके थे। 1857 में हिंदुस्तानियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके बाद मुसलमानों का एक बाकायदा ज़वाल शुरू हो गया। हिंदू जो कि पहले भी ग़ुलाम थे, वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में चले गए और अंग्रेज़ों से मराहत हासिल करना शुरू कर दी। मुसलमान जो हमेशा से इक़्तिदार में रहे थे, मुसलमान जो हमेशा से बादशाहों की ज़िंदगी गुजारते आ रहे थे, उनके लिए ये ग़ुलामी बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया और वो अंग्रेज़ों की तरफ जाने की बजाय सुस्ती का शिकार होते चले गए। तो उस वक्त एक मजहबी रहनुमा ऐसे हैं कि जो आगे बढ़े, जिनको हम जिद्दत पसंद रहनुमा कहते हैं, कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों की हालत को सुधारने की भरपूर कोशिश की, और उस शख्सियत का नाम सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत सारे अमली काम किए। कहने को तो वो अंग्रेज़ों के करीबी साथी थे और उनके ऊपर बहुत सारी बातें भी की गई, उनके खिलाफ लिखा भी गया, लेकिन हकीकतन मकसद उनका नेक था और मुसलमानों की हालत को सुधारना था। उनकी जो तहरीकें हैं, उनमें सबसे बड़ी तहरीक अलीगढ़ कॉलेज की है। अलीगढ़ कॉलेज का क़याम या अलीगढ़ तहरीक के अंदर उन्होंने सियासी तौर पर बाकायदा मुसलमानों को शऊर देने की कोशिश की। मुसलमान आगे बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होते चले गए। वो मुसलमान जो सुस्ती का शिकार थे, कहली का शिकार थे, उनको सूरत हाल से बाहर निकाला। तो ये एक अहम पैराग्राफ है तश्कील पाकिस्तान के अंदर, दूसरे सफ़े पर मौजूद है। सबक का जो दूसरा सफ़ा है उसके अंदर सर सैयद अहमद ख़ान की अमली खिदमात का जायज़ा लिया गया है। आप इसको तफसील के साथ नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे ज़रूर। आप इसको एक या दो पैराग्राफ के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान का थोड़ा तारुफ बयान करेंगे और उसके बाद उनकी तहरीकों के नाम, यानी अलीगढ़ तहरीक है उसका हवाला देंगे। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जो उन्होंने 1870 में जारी किया, कि जब उन्होंने लंदन में सफ़र किया और वापसी पर अंग्रेज़ी रिसालों की बुनियाद बनाकर तहज़ीबुल अखलाक के हवाले से एक ऐसा अखबार जारी किया कि सारे मुसलमान जो उस वक्त पढ़े लिखे थे वो उसमें मज़ामीन लिखें और मुसलमानों को उस सोई हुई हालत से और सुस्ती से निकालने की भरपूर कोशिश करें। तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, रिसाला असबाब बगावत हिंद एक अहम रिसाला था, एक अहम किताब थी जो 1859 में उन्होंने लिखी, और उसका मकसद ये था कि अंग्रेज़ों को ये बताया जाए कि इस जंग आज़ादी के ज़िम्मेदार सिर्फ मुसलमान नहीं थे, इसके ज़िम्मेदार सारी कौमें थीं।
लेकिन बदकिस्मती से सारा गुस्सा अंग्रेज़ मुसलमानों पर निकाल रहे हैं। तो ये एक अहम किताब थी। उसके अलावा साइंटिफिक सोसाइटी का क्या, मुसलमान जो कि अंग्रेज़ी ज़बान से बददिल हो चुके थे, अब वो नहीं चाहते थे कि वो कौम के जिसने उनको ज़वाल की तरफ धकेला है, उनसे हुक्मरानी छीनी है, उसकी ज़बान को वो पढ़ें, उनकी ज़बान के अंदर तालीम हासिल करें। अंग्रेज़ी तालीम से वो दूर हो चुके थे। इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने एक ऐसे इदारे का क़याम अमल में लाया कि जिसके अंदर अंग्रेज़ी किताबों को उर्दू के अंदर और दूसरी ज़बानों के अंदर मुंतकिल करके मुसलमानों को पढ़ाई जा रही थी। मकसद सिर्फ ये था सर सैयद अहमद ख़ान का कि मुसलमानों को साइंस के मैदान में, तालीम के मैदान में किसी तरीके से आगे लाया जाए। तो सर सैयद अहमद ख़ान का एक मुकम्मल पैराग्राफ आप खुलासे के अंदर लिखेंगे। आपका खुलासे का पहला सफ़ा इन 3 नुकात पर मुश्तमिल होना चाहिए। यानी सबसे पहले आप ये बयान करेंगे कि मुसलमान ज़वाल का शिकार कैसे हुए, बरतानवी हुकूमत की इब्तदा कैसे और कब हुई, और उसके बाद मुसलमान रहनुमाओं की कोशिशें। आगे चलकर ऐसा कांग्रेस का क़याम 1885 में अमल में लाया गया। ये सरासर हिंदुओं की जमात थी। सर सैयद अहमद ख़ान जो उस वक्त अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रख रहे थे, उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने का कहा, क्योंकि वो जानते थे, उनको अंदाज़ा हो चुका था कि कांग्रेस मुसलमानों का फ़ायदा नहीं चाहती, वो सिर्फ हिंदुओं की जमात है और वो सिर्फ उन्हीं का भला चाहेगी। ऐसा ऐसा सर सैयद अहमद ख़ान को ये पता था कि जब मुसलमान तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो जाएंगे तो वो अपने लिए इससे बेहतर कोई एक और जमात बना सकते हैं। आगे चलकर उनकी ये बात सच साबित हुई। उनके ही रफ़ीक़े ख़ास और उनके ही इदारे में पढ़े हुए चंद लोगों ने, तालीम याफ्ता लोगों ने, एक मुसलमानों के लिए एक नई जमात का संग बुनियाद रखा जिसका नाम मुस्लिम लीग था। 1906 में इसका क़याम। आप एक पैराग्राफ कांग्रेस का क़याम, मुस्लिम लीग का क़याम और सर सैयद अहमद ख़ान के रुफ़्क़ा पर मुश्तमिल, यानी जो आपका खुलासे का सफ़ा नंबर 2 बनेगा, उसके अंदर ये 3 चीज़ें पहले पैराग्राफ के अंदर आप लिखेंगे, जिसमें कांग्रेस का क़याम बयान करेंगे, मुस्लिम लीग के क़याम और सर सैयद अहमद ख़ान के रुफ़्क़ा का थोड़ा सा तारुफ बयान करेंगे। यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली है, मौलवी नज़ीर अहमद है, इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, अल्लामा शिबली नुमानी और उनके इदारे हैं। तो किस तरीके से सर सैयद अहमद ख़ान के दोस्तों ने और रुफ़्क़ा ने सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक को आगे बढ़ाया। आगे चलकर अल्लामा इकबाल का बहुत अहम हिस्सा इस सबक के अंदर मौजूद है। मियाँ बशीर अहमद ने अल्लामा इकबाल का सबसे अहम फ़लसफ़ा बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही मुदल्लल अंदाज में पेश कर दिया है, यानी फ़लसफ़े खुदी। अल्लामा इकबाल की शायरी ने मुसलमानों के अंदर एक नई रूह बेदार कर दी और फ़लसफ़े खुदी ने मुसलमानों के अंदर एक जज्बा आज़ादी और जज्बा हुर्रियत पैदा कर दिया, मुसलमानों के अंदर जोश व खरोश पैदा कर दिया। तो एक अहम पैराग्राफ आपने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नज़रिया खुदी और उसके मराहिल पर बयान करना है। यानी अल्लामा इकबाल का नज़रिया खुदी और अल्लामा इकबाल के नज़रिया खुदी के जो अहम मराहिल हैं उसका आप इसके अंदर बयान करेंगे। आपका तश्कील पाकिस्तान के खुलासे का सफ़ा नंबर 2 अल्लामा इकबाल के पैराग्राफ पर मुश्तमिल होना चाहिए। कांग्रेसी वजारतों का क़याम और कैद आज़म की मुस्लिम लीग में शमूलियत, ये दूसरे सफ़े का दूसरा पैराग्राफ आपका बनेगा। यानी आपका खुलासा जो 2.5 से 3 सफ़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए, इसके दूसरे सफ़े का जो तीसरा और चौथा पैराग्राफ होगा उसमें कांग्रेस का क़याम, अल्लामा इकबाल की शायरी से लेकर कांग्रेसी वजारतों का क़याम और मुसलमानों के खिलाफ कांग्रेस की साजिशें, ये पूरी तफसील के साथ आप बयान करेंगे। 2 सफ़े मुकम्मल होने के बाद आप इख्तिताम की तरफ जाएंगे और उसमें करारदाद पाकिस्तान की वजूहात। करारदाद पाकिस्तान से पहले 3 फरवरी 1940 को लखनऊ के अंदर मुस्लिम लीग का एक इजलास हुआ था कि जिसमें मुसलमानों ने यह फैसला कर लिया था कि अब हर हाल में हमने एक अलग वतन हासिल करना है, लेकिन उसका बाकायदा ऐलान अभी नहीं किया था। बाकायदा ऐलान 23 मार्च 1940 की करारदाद में किया गया। पहले इसका नाम करारदाद लाहौर था, बाद में करारदाद पाकिस्तान का इसका नाम दे दिया गया। तो उसमें बाकायदा ये ऐलान कर दिया गया कि अब पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर उभर कर सामने आना चाहिए। ये आपका तीसरे सफ़े का पहला पैराग्राफ बनेगा। उसके बाद आखिरी हिस्सा इसका काफ़ी ज़्यादा अहम है। जब आप तश्कील पाकिस्तान का इख्तिताम करेंगे खुलासे का, तो तीसरे सफ़े के जो आखिरी हिस्से हैं, आखिरी पैराग्राफ हैं, उसमें 2 चीज़ें ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। यहीं आकर बच्चे मार खाते हैं और तलबा अपने नंबर कटवाते हैं, क्योंकि तश्कील पाकिस्तान एक तवील सबक है। उनका खुलासा तकरीबन आधे सबक से लिखने पर मौजूद मुकम्मल हो जाता है और वो आखिर में जाकर जो आखिरी अहम हिस्सा है, यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान के तकाज़े और इस्लाम के असूलों के मुताबिक रियासत का क़याम, ये 2 हिस्से नहीं लिखते। हालांकि ये 1947 क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे अहम हिस्से हैं,
کہ جو کہ اس خلاصے کے اندر اگر نہ لکھے جائیں تو اس میں سے نصف نمبر کم کٹوائے جا سکتے ہیں۔ تو آپ استحکام پاکستان کے تقاضوں کے اندر جو مصنف میاں بشیر احمد نے بیان کیا ہے 4 چیزوں کو بیان کریں گے، یعنی پاکستان کا مقصد کیا تھا، پاکستان بنانے کے پیچھے تقاضے کیا تھے، تو اس میں استحکام پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جمہوریت، یعنی ایک ایسا ملک قائم کرنا کہ جس کے اندر سب کی رائے کو شمولیت دی جائے گی، سب کو برابری کی سطح پر حقوق دیے جائیں گے، غیر مسلمانوں اور عورتوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے گا، اور آخر میں چل کر جو آخری 3 لائنیں آپ خلاصے کی بیان کریں گے وہ نصب العین کی ہونی چاہیے۔ یعنی پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے نصب العین کیا تھا؟ تو پاکستان بنانے کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ تھا کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے کہ جس کے اندر مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی مذہبی عبادات کو فروغ دے سکیں اور ان کو کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ اس انداز میں آپ تشکیل پاکستان کا ان نکات کی مدد سے اگر ایک خلاصہ تیار کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایک جامع مدلل خلاصہ تیار ہو جائے گا، جس کی صفحے کے حوالے سے اور دستے کی ترتیب کے حوالے سے 2.5 سے 3 صفحے اس کی طوالت بنے گی، جو کہ بہترین آپ کا ایک خلاصہ ہوگا۔ ان نکات جو کہ 10 سے 12 نکات ہیں، اور اگر آپ ایک صفحے پر 3 سے 4 نکات بیان کرتے ہیں تو آپ کا ایک بہترین خلاصہ تیار ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال ہمارا جو اگلے لیکچر میں ہوگا وہ تشریح پر ہے، اور یہ سب سے اہم سوال ہے، مضمون سب سے بڑا سوال ہے سیکنڈ ایئر کے اندر، جو کہ 20 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم سوال پیراگراف کی تشریح کا ہے، سیاق و سباق اور حوالہ متن کا ہے، جو کہ 15 نمبر پر مشتمل ہے۔ اگلا حصہ ہمارا اگلے لیکچر کے اندر ہم تشکیل پاکستان کے جو اہم پیراگراف ہیں ان کی وضاحت کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔